आए हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉज, यानी मेंडल के नियमों के अपवाद। जैसे कि क्या है, अपवाद हर जगह होते हैं, तो मेंडल के नियमों में भी अपवाद थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने दो प्रयोग, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस था, उन दो प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम थे वो? सबसे पहला था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए पिछले वीडियो में भी हम इनके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट में युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसको कहा जाता है। और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ एक तरीके से जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक लॉ था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेन बात इसकी डायरेक्ट शुद्ध बात याद रख लेते हैं। मेन कथन क्या थे नियम के? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि यदि जो है आप एक ही युग्म विकल्पी जो होते हैं, एक ही युग्म विकल्पी के मतलब एक ही लक्षण के जो दो अलग अलग युग्म विकल्पी होते हैं, एक ही लक्षण के जो दो भिन्न रूप वाले शुद्ध पौधों के मध्य जब क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होता है जो कैसा होगा? प्रभावी होगा। प्रभावी लक्षण लंबे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराओगे तो लंबापन प्रभावी है, तो वो सभी पौधे जो है F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। पीले और जो हरे बीज वाले पौधे के मध्य जब संकरण कराओगे तो प्रथम पीढ़ी में पीलापन यदि प्रभावी है तो सभी पौधे जो है प्रथम पीढ़ी में पीले बीज वाले प्राप्त होंगे। हरे और झुरीदार के मध्य गोल व झुरीदार बीजों के मध्य प्रभावी लक्षण होता है गोल बीज वाला, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे जो है गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। तो प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है F1 पीढ़ी में, अप्रभावी लक्षण दब जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहता है कि F1 पीढ़ी में जब वो एक विषम युग्मजीय संतान पैदा होती है जिसमें दो गुणों के कारक यानी लंबेपन और बौनेपन के कारक मौजूद रहते हैं, तो वो अगली पीढ़ी में जाते समय युग्मकों में बट जाते हैं। यानी प्रत्येक युग्मक जो होता है वह अपने हिसाब से शुद्ध होता है, यानी एक तरीके से आनुवांशिक रूप से शुद्ध होता है। हर युग्मक आनुवांशिक रूप से शुद्ध होता है, या तो वो लंबेपन का कारक लेकर जाएगा या फिर वो बौनेपन का कारक लेकर जाएगा। तो दो विपर्यासी लक्षणों में से किसी कोई एक युग्मक लेकर जा सकता है, इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कि जो है एक तरीके से गुणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। हर गुण जो है एक तरीके से स्वतंत्र रूप से वंशागत होता है, अगली पीढ़ी में जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम जो अपन कहते हैं, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस नियम का कोई अपवाद नहीं। युग्मक बनते हैं और युग्मक शुद्ध ही होते हैं। कोई भी युग्मक दो मतलब एक ही लक्षण के दो विपर्यासी रूपों के जीन्स एक साथ नहीं लेकर जा सकता। या तो वो कैपिटल T लेकर जाएगा या स्मॉल t लेकर जाएगा, या वो कैपिटल Y लेकर जाएगा या स्मॉल y लेकर जाएगा, दोनों में से एक लक्षण लेकर जाएगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो अपवाद हैं और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का एक अपवाद है। तो चलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या क्या अपवाद हैं? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो अपवाद हैं। एक तो है सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस, और एक है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस और क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण से इसमें जो है उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। बहुत सामान्य सी बात है। देखिए, कभी चितकबरे पिल्ले देखे आपने?
दो रंगों के एक साथ, बहुत सुंदर सुंदर। उनमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि दो जनक कुत्तों में ही, मान लीजिए कुतिया है सफ़ेद रंग की और नर कुत्ता पेरेंट पीढ़ी वो है ब्लैक कलर का, दोनों में क्रॉस होता है। क्रॉस होने पर जो पिल्ले पैदा होते हैं वो चितकबरे पैदा होते हैं। जहाँ जहाँ पर सफ़ेद रंग के जीन को अपना प्रभाव दिखाना था वहाँ पर पिल्ला सफ़ेद हो गया, जहाँ जहाँ पर काले रंग के जीन को अपना प्रभाव दिखाना था वहाँ पर पिल्ला काले रंग का पैदा हो गया, तो चितकबरे हो गए। तो दोनों जीन्स ने जिस जिस जगह पर अपना प्रभाव दिखाना था वहाँ पर प्रभाव दिखा दिया। इसे कहा जाता है सप्रभाविता। मान लीजिए किसी बच्चे के पिताजी हैं ए ब्लड ग्रुप वाले, माताजी हैं बी ब्लड ग्रुप वाली, तो दोनों की जो संतान होगी वो ए बी ब्लड ग्रुप वाली होगी। ए ब्लड ग्रुप भी अपना प्रभाव दिखाएगा, बी ब्लड ग्रुप भी अपना प्रभाव दिखाएगा, तो संतान का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। उसमें दोनों टाइप के एंटीजन मिल जाएंगे, ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि F2 पीढ़ी में दोनों के दोनों जो जीन्स होते हैं वो 100% अपना प्रभाव दिखाने के लिए लड़ते हैं। इसे कहा जाता है सप्रभाविता या कोडोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दो रंग के पुष्प है, मान लीजिए एक पुष्प एक ही प्रजाति में दो रंग के पुष्प आते हैं, एक पौधे पर आता है रेड कलर का फ्लावर, एक पर आता है वाइट कलर का फ्लावर, दोनों के बीच में करवाया क्रॉस, तो मान लीजिए लाल अगर प्रभावी होगा तो पुष्प लाल आते हैं, लेकिन दोनों का कलर पैदा नहीं होता। फ्लावर्स आ जाते हैं पिंक कलर के, पिंक कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि वाइट कलर जो होता है वो भी अपने आप को पूरी तरह से जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और रेड कलर जो होता है वो भी 100% खुद को पूरी तरह से 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये जो होता है ना, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों कलर अपन को 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और इस वजह से जो फ्लावर्स थे उन फ्लावर का जो कलर था वो फ्लावर्स का कलर हो गया पिंक। ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक तरीके से एक्सेप्शन है वो है सहलग्नता। सहलग्नता या लिंकेज। अब क्या है ये सहलग्नता, लिंकेज? चलिए सहलग्नता ही देख लेते हैं। तो क्या है ये सहलग्नता? तो देखिए सहलग्नता सीधी सादी बात है कि मान लीजिए हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, उसमें व्यक्ति का क्या है कि चोट लगने पर ब्लड बहता रहता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, बिकॉज जो क्लॉटिंग एजेंट होता है एक तरीके से जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन होती है वो ब्लड में एब्सेंट होती है, किसी कारण से बन नहीं पाती है, उसका जीन ही एब्सेंट होता है इनमें। तो जिन व्यक्तियों में हीमोफीलिया रोग होता है उस रोग का कारक जो है या जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो मान लीजिए ये XX क्रोमोसोम है, ये X क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, तो ये जो हीमोफीलिया रोग का जो रोग कारक है वो भी इस X क्रोमोसोम के साथ ही माता पिता से संतान में, संतान से उनकी संतान में जाएगा, लेकिन ये कभी भी X क्रोमोसोम से अलग नहीं होगा। इसे कहते हैं सहलग्नता। किसी विशेष प्रकार के गुणसूत्र पर विशेष प्रकार के जीन्स एक साथ ही वंशागति करने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि गुणसूत्रों के ऊपर जब जीन्स के बीच में दूरी, जीन्स के बीच में जो है दूरी जब बहुत कम होती है तो गुण क्या है आपस में अलग अलग नहीं हो पाते। अभी तक अपन ने देखा स्वतंत्र अपव्यूहन के अनुसार सारे गुणों की वंशागति क्या है स्वतंत्र रूप से होती है, परंतु सहलग्नता में ये होता है कि सभी गुणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। ठीक है, गुण एक साथ पूरी तरह से जनकीय संयोजन एक साथ ही पृथक होकर अगली संतानों में जाते हैं, इसे कहा जाता है सहलग्नता। तो ये मेंडल के नियमों के 3 अपवाद हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 अपवाद हैं, सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सहलग्नता। इनके बारे में डिटेल हम एक एक वीडियो में भरपूर रूप से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं हूं केशव शर्मा, आप मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल पर आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू।